हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ अ डिस्क about an axis passing through center perpendicular to the plane of disk. मतलब हमारा जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा है इसके परपेंडिकुलर बार की तरफ। इसका डिस्क का मास मान लो m और इसका रेडियस r। हमने इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये वन डायमेंशनल बॉडी है 2D या 3D डिस्क 3D 3D 2D 2D हम 3D में स्फीयर को लेते हैं। रिंग को 1D लिया था, इसको 2D लेंगे। हम थिकनेस नहीं लेंगे, इसको पेपर की तरह लेंगे कि जैसे सर्कुलर पेपर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बिकॉज अगर हम थिकनेस ले लेंगे देन इट विल बी कॉल्ड सिलेंडर। कि अगर आप डिस्क बोलते हो तो आप उसकी थिकनेस नहीं लेते, थिकनेस नहीं देन इट बिकम सिलेंडर। की मोटी डिस्क जो है वो सिलेंडर ही होगी। सो हम अभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? That will be total mass upon total area. Because हमने कहा था अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ, टू डायमेंशन है तो डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज। अब इसको कैसे एरियाज में डिवाइड करें? वी कैन से ये जो डिस्क है दिस इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ रिंग्स। ये बहुत सारे रिंग्स को ज्वाइन करके बनी है। तो मैंने एक रिंग एज्यूम कर लिया इसके अंदर जिसकी थिकनेस जो है वो x है और उसका रेडियस dx है। हम सबसे पहले इसका मास निकालेंगे। इसका मास क्या होगा? इस पार्ट का शेडेड, इसे इट्स मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। और इस रिंग का एरिया कितना? इस रिंग की लेंथ कितनी है? इस रिंग की लेंथ कितनी है? 2 pi dx 2 पाई एक्स। ये तो स्मॉल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है ना। तो इसे इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज लेंथ इनटू इट्स थिकनेस 2 पाई एक्स dx। आप दो वे में कर सकते थे। यहाँ तो आप एक्सटर्नल माइनस इंटरनल एरिया करो, 2 पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स मतलब स्क्वायर की एक्सटर्नल एरिया जो हो जाएगा दैट इज माइनस इंटरनल एरिया। बट बेटर मेथड होता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो 2 पाई एक्स dx। इसका मास निकाल लेंगे। मेरे को बताओ अगर इस रिंग का मास dm है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, mr square mr स्क्वायर। तो इसका मास कितना है? dm। DM रेडियस कितना है? dm x। x मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर dm इनटू x स्क्वायर पूरी डिस्क yes का निकालना है तो ऐसे सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। सबसे छोटा रिंग बनेगा इधर और सबसे बड़ा रिंग ये वाला। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to r 0 to r। वो इंटीग्रेट कर देंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं। सिर्फ डायग्राम बना लो अभी। And then you write. Consider a uniform distribution of mass लेते हैं हमेशा हम। Consider a disk of mass m and radius r. Consider a disk of mass m and radius r such that mass is
uniformly distributed such that mass is uniformly distributed throughout the disk. Thus, mass per unit area of the disk sigma. Mass per unit area of the disk sigma is given by sigma is equals to m upon pi r square. Sigma is equals to m upon pi r square. Divide the disk into number of small rings. Divide the disk into number of small rings, each of radius x and thickness dx. Each of radius x and thickness dx. Each of radius x and thickness dx. Its moment of inertia, its area of one such this ring is. Area of one such ring is. And total moment of inertia would be 2m by r square constant है, integrate कर दो x cube dx, limit 0 से r. x cube dx की integration x4 by 4. X raised to power 4 by 4. So this will be 2m by r square into r4 by 4. So half mr square. Ring का आया था mr square, disk का half mr square. सर हाँ जी. सर अब वो एक डाउट आ रहा है सर, मतलब हम यहाँ पे डीएम को सिग्मा डीए और पीछे भी लैम्डा डीएक्स, ये नहीं स्टेप समझ आ रहा. यूनिटरी मेथड क्या होता है? सिग्मा इसमें क्या है? मास पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है? When we say mass per unit area, तो उसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मास है सिग्मा. 1 मीटर स्क्वायर का मास है सिग्मा, तो अगर एरिया डी है तो मास कितना हो जाएगा? सिग्मा डी है. यस हमें सर. तो वही कर रहे हैं. कल किया था मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, आज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया. 3D बॉडी होती है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम. ओके सर.
नेक्स्ट लिखो, B part is about an axis passing through circumference and perpendicular to the plane of disk. Passing through circumference and perpendicular to the plane of disk. मतलब अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हमने इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल लिया जो सेंटर से पास कर रहा था। इस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो गया? R. This is half mr square, so this would be 3/2 mr square, parallel axis theorem. parallel axis theorem. So you can write using parallel axis theorem. About one diameter. Yeah, Ix. IG कितना था इस एक्सिस के अबाउट? Half Half. mr square. और ये दोनों इक्वल होंगे डायमीटर्स, तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम so we say IG is equals to 2IX. Ix is IG by 2. IG by 2 means 1 by 4 mr square. इस एक्सिस के अबाउट पूछो तो ये पता चल गया, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? ये 1 by 4 mr square है, ये डिस्टेंस है r, दिस वुड बी 5/4 mr. 5 by 4 mr square. समझ आ रहा है ना कैसे लगानी है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? स्कूल एग्जाम के लिए सिर्फ ये दो डेरिवेशंस हैं, रिंग और डिस्क। बाकी जो कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स याद रखने ज्यादा जरूरी है, डेरिवेशन भूल भी जाओगे तो चल जाएगा। सिर्फ एक फील आती है आपको कि कैसे करें, रात दिन हर चीज को हम रटते रहें। तो डेरिवेशंस करने का पर्पस यही होता है कि आपको समझ में आए कि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ फॉर्मूला सारे। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट about an axis passing through center
in the plane of sheet about an axis passing through center in the plane of sheet parallel to one side. मतलब ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है about an axis passing through center and parallel to one side, मतलब इन दोनों साइड्स के पैरेलल है. इसकी ब्रेड्थ है b, इसकी लेंथ है l. ये निकालना है मेरे को. आई भाई 1D बॉडी 2D शीट है तो 2D मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे. मास पर यूनिट एरिया मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे. मास है इसका m, एरिया कितना है? अगर इसका मास m है तो एरिया इज LB LB. मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया? M/LB. अब मैंने इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर की. छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर की, मान लो ये जिसका एक्सेस से डिस्टेंस था x, इसका एरिया कितना है ये शेडेड पार्ट का? BDX BDX. मास कितना होगा? मास per यूनिट एरिया इनटू एरिया. तो m by l into dx. एक्सेस से डिस्टेंस x है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? नोट ना करना है इसको, बीच बीच में पॉइंट्स लिखने हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? x square dx. x square dm. इंटीग्रेट करें तो x वेरीज फ्रॉम 0 to L. x वेरीज फ्रॉम सर 0 to L. x वेरीज फ्रॉम 0 to l होता तो मैं दोबारा क्यों पूछता? 0 to L by 2. ये वाला पार्ट कहां से कहां तक हो सकता है? इस एंड से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है. तो इस एंड के लिए x कितना होगा? माइनस एल बाई टू, और दूसरे एंड के लिए प्लस एल बाई टू. सो x वेरीज फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, बिकॉज ये वाली स्ट्रिप मैं इधर से लेके यहां तक कहीं भी ले सकता था. तो ये अगर सेंटर है, ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस माइनस एल बाई टू, ये प्लस एल बाई टू, टोटल लेंथ एल है. सो यू कैन राइट, ऊपर स्टोरी लिखो थोड़ी सी. कंसिडर रेक्टेंगुलर शीट. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मास m, length L and breadth B. If mass is uniformly distributed, then mass per unit area is given by sigma is equals to m upon LB divide the sheet into number of rectangular strips each of length B and thickness dx as shown. Each of length B and thickness dx as shown.
area of one such sheet is dA is equals to BDX. सिमिलरली अगर मैं शॉर्टर साइड के क्रॉस निकालता, इसके अबाउट निकालूं तो क्या आएगा? अब लिमिट्स हो जाएंगी -b/2 से +b/2 और ये फॉर्मूला आ जाएगा ml²/12 की जगह md²/12। मतलब ब्रेड्थ के पैरेलल लिया था तो ml²/12, लेंथ के पैरेलल लोगे तो mb²/12। और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं iz, MB²/12 plus ML²/12. ix plus iy, वेरी गुड। ml²/12 प्लस mb²/12। अगर ये स्क्वायर होता तो ये भी BBL हो जाता। ये भी ml²/12, तो फिर ये कितना होता? ML²/6. ml²/6। पहले ml²/12 तक लिख लो, फिर लिखाता हूँ मैं इसके आगे। So you can write similarly, moment of inertia about an axis passing through center in parallel to the longer side
is mb square by 12. Is mb square by 12. Similarly, moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to passing through center and perpendicular to passing through center and perpendicular to plane of the rectangular sheet is Iz using perpendicular axis theorem. Iz is equals to Ix plus Iy Iz is equals to Ix plus Iy, or Iz is ml square by 12 plus mb square by 12. Iz is equals to ml square by 12 plus mb square by 12. इसके आगे लिख, the sheet is in the form of square. Then moment of inertia would be ml square by 6. Moment of inertia would be ml square by 6. Next, numerical लिखो. Find moment of inertia of square sheet about axis. Find moment of inertia of square sheet about axis x1 x2. Moment of inertia of square sheet about axis x1 x2 as shown in figure. Mass of the square sheet is m and length is L. Mass of the square sheet is m and length is L. मेरे पास ऐसे एक स्क्वायर शीट है. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस x1 x2.
ये हमें दिया 15 डिग्री। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस x1 x2। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाऊं जो सेंटर से पास करता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर सर प्रैक्टिकली सोचो, अगर मेरे को IG पता चल जाए तो फिर मैं ये निकाल सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। तो IG कितना होगा? IG अच्छा, एक और एक्सिस बना देता हूँ मैं इसके परपेंडिकुलर। मैंने एक और एक्सिस बनाया जो IG के परपेंडिकुलर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लेता हूँ, मान लो IX, इसका IY, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये वाला IX स्क्वायर plus IY। कितना था? ये स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ML ml square by square by 6। 6। ml²/6। ये दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे, IX और IY? सर सेम होंगे। सेम होंगे। मतलब 2IX इज ml²/6, तो IX कितना? मतलब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है, इसका भी ml²/12 ही होता है। अब अगर मेरे को IX पता चल गया एंड दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये कितना हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, बिकॉज ये IG है बेसिकली, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। IX जो है वो IG के इक्वल है, तो IG प्लस mh²। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस में? अगर स्क्वायर की साइड L है तो ये डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर के डायगोनल का हाफ क्या होता है? मेंसुरेशन नहीं पढ़ी 9th-10th में? स्क्वायर के डायगोनल का हाफ a/2√2। स्क्वायर का डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √2l, उसका हाफ l/√2। सो हमने IX निकालना है, ये IX1। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। लिखो, इसका डायग्राम बना लो ये सारा अच्छे से, फिर मैं कंसेप्ट लिखाता हूँ। आपने जब कंपटीशन देने 12th के बाद वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। ये एज्यूम करके कि पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है तो फिर आसान आएगा तो खुशी होगी। बट अगर हम आसान प्रिपेयर करेंगे कि हर साल ऐसे ही आता है, हम भी ऐसे ही करते हैं, वहाँ मुश्किल आ गया तो दोगे, एक तो दोगे, ऊपर से वहां पे मेरे को बैठ के कोसोगे कि कुछ कराया नहीं। तो बेटर है पढ़ लो।
बना लिया डायग्राम? So you can write. Consider a square sheet of mass m and length L. Moment of inertia about an axis passing through center of the square and parallel to x1 x2 and parallel to x1 x2 is Ix and about an axis perpendicular to it is Iy and about an axis perpendicular to it is Iy. Using perpendicular axis theorem, Iz is equals to Ix plus Iy as Ix and Iy are equal. Therefore, Ix is Iz by 2. हमारे पास ये कंसेप्ट है. Iz हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है. Using parallel axis theorem. Ix1 is इसकी वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी? Ix1 निकाल दो, क्या होगा? Ix हमें पता है. क्या है आंसर? So 7 ml square by 12. बाकी सबका देखो क्या आ रहा है. बाकी सबका क्या आ रहा है आंसर?
वो तो ये आ रहा है 5/24 ml²। ये नहीं आता 5/24। H कितना लिया है? सर h हमने L/√2 नहीं लेना था। H क्या होता है? हाइट उसकी। H क्या था? कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में H क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में H क्या था? सो जो डिस्टेंस perpendicular distance from the axis. ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सो ये H है। ये 15 है, ये 45 है, ये पूरा 60 है, ये 30 है। तो साइन 30 नहीं, सॉरी कॉस 30 लेना पड़ेगा। हाँ चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये H निकालना है अभी हमने H तो निकाला ही नहीं। तो अगर ये है तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी H/L/√2। H is L/√2 into cos 30. Cos 30 is √3/2. So √3L/2√2. So √3L/2√2 पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 भी आएगा साथ में। यहाँ 3 लूंगा तो ये 18 हो जाएगा। 18 ये हो जाएगा ml²। 48 को कॉमन लिया तो दिस इज 4ml² प्लस 6 into 3 18 ml² by 48 11/24। मतलब H निकालना था, H ये नहीं था, जो डायगोनल का हाफ है वो H नहीं है, H ये वाली लाइन है जो पिंक ड्रॉ की है, दिस इज H, बिकॉज H इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये निकालने की जरूरत थी बिकॉज इसके बिना H नहीं निकलेगा। ये एंगल समझ आ रहे हैं ना, ये एंगल 90 है, ये पूरा 60 है, बिकॉज डायगोनल 45 का बनाता है 15 है, ये 60 है। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 180, तो ये 90 है, 60 तो ये 30, 30 पे cos 30 की वैल्यू निकाल ली H/L/√2। देखो आ रहा है समझ, बिकॉज H इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, H इज नॉट एनी डिस्टेंस। जब छोटे छोटे रिजल्ट जो आप थ्योरम से कर सकते थे, अगर मेरे पास ये शीट है, इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ml²/12। इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? H कितना? दिस कम्स आउट टू बी ml²/3। मैं आपसे पूछूं इस एक्सिस के अबाउट बताओ। क्रॉस मतलब ये एक्सिस बाहर की तरफ, ये अगर ml²/3 है तो ये कितना होगा? mb²/3। तो ये कितना हो जाएगा? ml²/3 plus ml²/3 plus mb²/3। mb²/3। ml²/3 प्लस mb²/3। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आपको, बिकॉज ये पता है सेंटर के अबाउट कितना है इस एक्सिस के अबाउट। ml²/12 plus mb²/12। और इस एक्सिस में और इस एक्सिस में डिस्टेंस कितना? यही डिस्टेंस होगा। Yes, ये sir. डिस्टेंस b/2, ये डिस्टेंस l/2, तो ये कितना हो जाएगा? Under root of L/2 का L²/4 plus b²/4। सो अंडर रूट ऑफ l² प्लस b²/2। H पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर ml²
ये IZ अगर मैं लेता हूँ, ये IZ डैश, तो सबके अबाउट सेम ही आएगा, हर कॉर्नर के अबाउट, इसके अबाउट भी सेम ही होगा, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के अबाउट। तो कोई भी कॉर्नर दोगे, कोई और एक्सेस दे दूं, अगर मैं से यहां से कोई भी एक्सेस दे दूं, से एट अ डिस्टेंस ऑफ L1, ये कितना हो जाएगा? इसके अबाउट था ml²/12, तो दिस विल बी ml²/12 plus ml1²। ml1²। पैरेलल एक्सेस थ्योरम से हमें एक और चीज कंफर्म होती है, बिकॉज हम कहते हैं Ix इज इक्वल्स टू Ig प्लस mh²। ये टर्म कभी नेगेटिव हो सकती है, mh², मास नेगेटिव हो सकता है, नो सर, नो सर, h², नो सर। मतलब Ix की वैल्यू हमेशा Ig से ज्यादा ही आएगी। Ig से यस, ज्यादा ही होगा ना Ix हमेशा, बिकॉज Ix इज Ig प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू। यस सर। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी शीट का, इट इज मिनिमम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो मिनिमम होगा, उसको छोड़ के कोई भी एक्सिस हम लेते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज इजीएस्ट टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। किसी भी बॉडी को रोटेट करना सबसे इजी अबाउट सेंटर ऑफ मास ही होता है, बिकॉज हमने क्या किया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या है, फर्स्ट डे क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन्स, जैसे मास का रोल क्या होता है, मास डिटरमिन्स मिनिमम मिनिमम फोर्स फोर्स टू एक्ट ऑन टू मूव अ बॉडी। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिटरमिन्स मिनिमम टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ बॉडी। तो मिनिमम टॉर्क तभी चाहिए होगा जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी बॉडी को रोटेट करना सबसे आसान होता है अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सेस को पास करो। इसीलिए आपकी कार का जो व्हील है वो सेंटर से एक्सेल पास कर रहा है, बिकॉज टायर को घुमाना सबसे आसान तभी है कि अगर उसका एक्सेस सेंटर से पास करे। या कोई भी बॉडी अपने आप जब रोल करती है, रोटेट करती है, इट ऑलवेज रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। सो एक कंसेप्ट आगे जाके यूज होगा कि जब हम रोटेशन आगे पढ़ेंगे आप फर्दर, अगर कोई बॉडी हिंज्ड है मतलब उसका एक पॉइंट फिक्स किया हुआ है, तो इट रोटेट अबाउट इट्स हिंज पॉइंट। जैसे आपके घर का डोर है तो वो हिंज्ड है, एक कॉर्नर से आपने उसको फिक्स किया हुआ है स्क्रू लगा के, तो उस केस में तो हम एक्सिस बदल नहीं सकते, इट विल रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ओनली, जो हिंज है उसके अबाउट ही रोटेट करेगा। बट इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट व्हेन यू एक्सर्ट टॉर्क, इट ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना है अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो। नेक्स्ट टाइम करते हैं, इतना पढ़ के देखो। सर, हाँ जी, सर फ्री टू रोटेट का मतलब वो नहीं समझ आया। फ्री टू रोटेट का मतलब है जब हिंज नहीं है, मतलब हमने कहीं से उसको स्क्रू लगा के बांधा नहीं है। जैसे फुटबॉल है तो फ्री टू रोटेट, स्क्रू नहीं लगाया हुआ है ना, ऐसे घूम सकती है, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेगी। मतलब जब वो रोल करेगी ग्राउंड पे तो वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही रोल करेगी उस हाँ एक्सिस पे। हाँ ठीक है सर। एग्जैक्ट।